हेलो बच्चों, आज हम सॉल्व करेंगे क्लास 10th के मैथ्स का मॉडल पेपर 2024। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चन 18 तक सॉल्व करवा दिए हैं, तो आगे के क्वेश्चन इसमें सॉल्व करेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 19 है। अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ हॉलो हेमीस्फीयर माउंटेड बाय अ हॉलो सिलेंडर। द डायमीटर ऑफ द हेमीस्फीयर इज 14 सेंटीमीटर and the total height of the vessel is 13 centimeter. Find the inner surface area of the vessel। तो यहाँ पर एक बर्तन, एक वेजल इस तरीके से है कि वो नीचे से तो एक सिलेंडर है, हॉलो सिलेंडर है, खोखला सिलेंडर है, और ऊपर से उसके एक हेमीस्फीयर रखा हुआ है, अर्धगोला रखा हुआ है, खोखला अर्धगोला रखा हुआ है। तो हमें उसके इनर सरफेस एरिया, आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल यहाँ पर हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें दिया है, एक रेडियस दिया है, डायमीटर दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, तो रेडियस यहाँ से हाफ हो जाएगा इसका 7 सेंटीमीटर, और वेजल की हाइट दे रखी है 13 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका हम डायग्राम बना लेंगे पहले। तो इसका जो फिगर कैसे बनेगा, तो इस तरीके से होगा ये। ठीक है, नीचे तो ये सिलेंडर है एक, और इसके ऊपर एक हेमीस्फीयर रखा हुआ है। ठीक है, ये हॉलो है दोनों। ठीक है, तो हमको इसका इनर सरफेस एरिया निकालना है। तो अब यहाँ पर कौन कौन से सरफेस एरिया आएंगे, तो यहाँ पर सरफेस एरिया जो आएंगे वो होगा, जैसे कि आपका ये हॉलो है ऊपर नीचे। ठीक है, तो ये वाला सरफेस एरिया यानी कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर आएगा एक इसमें। ठीक है, और दूसरा ये भी क्या होगा कि यहाँ से खुला होगा, ये इसके ऊपर रखा हुआ है। ठीक है, तो इसका भी जो है कर्व सरफेस एरिया आएगा हेमीस्फीयर का। ठीक है, तो दोनों को हम ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने लिखा है इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल। तो इसमें कौन कौन से एरिया आएंगे, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसको अलग अलग फाइंड आउट करके फिर इनको ऐड कर सकते हो। सिलेंडर का आपने अलग निकाल लिया और हेमीस्फीयर का भी आपने अलग निकाल लिया कर्व सरफेस एरिया, और दोनों को आप ऐड कर दोगे। ठीक है, और उसकी कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर का फॉर्मूला होता है 2πRh, और हेमीस्फीयर का होता है 2πr²। ठीक है, तो जब अगर आप इसका अलग से निकालोगे तो इसके लिए आपको हाइट भी चाहिएगी। तो हाइट निकालने के लिए यहाँ पर ये हाइट है इसकी सिलेंडर की, तो 13 में से 7 को माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने डायरेक्टली इसको ऐसे करा है कि ये दो, यहाँ पर 2πRh प्लस 2πr² लिखा, और यहाँ से 2πr कॉमन ले लिया है। ठीक है, तो दोनों का रेडियस एक ही है, तो r हो गया। तो यहाँ आ जाएगा h, और यहाँ से आ जाएगा r। ठीक है, तो h प्लस r, तो सिलेंडर की हाइट और रेडियस, तो ये लेंथ हमें दे रखी है क्वेश्चन में 13 दे रखी है। ठीक है, तो यहाँ पर ये सीधे सीधे यहाँ पर मैंने यहाँ पर 13 लिख दिया इसको, और ये वैल्यू लिख दी यहाँ पर 2 × 22/7, और ये आ जाएगा यहाँ पर 13 आ जाएगा ये। ठीक है, h प्लस r 13 आ गया, तो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, और ये कैलकुलेट करके इतना आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने इसको डायरेक्टली कर लिया है, आप इसको अलग अलग भी कर सकते हो। तो ये कम समय में हो जाएगा, आपका टाइम कम लगेगा, तो आप डायरेक्ट इसको ऐसे कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर h प्लस r आपका 13 दिया हुआ है, और सीधे आप इसको डायरेक्टली इसको यहाँ पर फाइंड आउट कर लेते हो। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया, इसका आंसर कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 का और वाला पार्ट है। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन फिगर इफ रेशियो ऑफ 2 कॉन्सेंट्रिक सर्किल विथ सेंटर O आर 7 सेंटीमीटर एंड 14 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, एंड एंगल AOC इक्वल टू 40 डिग्री। तो यहाँ पर एक आपको फिगर दिया हुआ है, इसमें कॉन्सेंट्रिक सर्किल बने हुए हैं, और आपको ये एंगल दिया हुआ है, इसका AOC एंगल दिया हुआ है, और शेडेड रीजन का आपको एरिया यहाँ पर फाइंड आउट करना है। ठीक है, और छोटे वाले सर्किल का जो डायमीटर जो रेडियस दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, और जो लार्जर वाला सर्किल है उसका 14 सेंटीमीटर रेडियस दिया हुआ है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो जो ये एरिया है शेडेड एरिया, तो ये कैसे हो सकता है, कैसे फाइंड हो सकता है। तो ये अगर हम इसको ध्यान से देखें तो ये वाला जो एरिया है, ठीक है, ये एक सेक्टर बन रहा है। ठीक है, तो ये जो लार्जर वाला हमारा सर्किल है उसका सेक्टर है,
और ये वाला जो सेक्टर है यहाँ से यहाँ तक ये है छोटे वाले सर्किल का सेक्टर है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि जो बड़ा वाला सर्किल है उसके सेक्टर में से, उसके एरिया के सेक्टर से छोटे वाले सर्किल के सेक्टर के एरिया को माइनस कर देंगे, तो हमारा ये शेडेड वाला एरिया यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये मैंने इसका डायग्राम ऐसे बना लिया है, ठीक है। तो ये एरिया हमें यहाँ पर फाइंड करना है, एरिया ऑफ शेडेड एरिया। तो शेडेड एरिया कौन सा है यहाँ पर, ए बी डी सी ये वाला एरिया है, ठीक है, ए बी डी सी ए, ठीक है, ये एरिया है। इसका एरिया फाइंड करेंगे तो एरिया ऑफ सेक्टर ए ओ सी ए, तो बड़ा वाला जो सर्किल है उसका सेक्टर का एरिया माइनस एरिया ऑफ सेक्टर ओ बी डी ओ, ठीक है, ये स्मॉलर सर्किल के सेक्टर का एरिया, ठीक है। तो इसको हम माइनस कर देंगे यहाँ पर। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर ये लिख दिया, थीटा की जगह पर 40 लिख दिया है, और 40 अपॉन 360 मल्टीप्लाई पाई मल्टीप्लाई 14 स्क्वायर माइनस 40 अपॉन 360 मल्टीप्लाई पाई मल्टीप्लाई 7 स्क्वायर, ठीक है। तो अगर आपको मालूम नहीं है सेक्टर का एरिया तो इसका फॉर्मूला यहाँ पर लिख देती हूँ मैं, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर है, ठीक है। तो ये होता है इसका फॉर्मूला, तो इस फॉर्मूले में लिख दिया है। तो यहाँ पर 0 से 0 कैंसिल हो गया है, 4 1 जा 4, 4 9 जा हो जाएगा यहाँ, ठीक है। और उसी तरीके से यहाँ पर भी हो जाएगा, 4 9 जा 36 कैंसिल हो गया, और यहाँ पाई अपॉन 9 आ गया, इधर भी पाई अपॉन 9 आ गया है। और ये रेडियस 14 स्क्वायर है बड़े वाले का, और छोटे वाले का रेडियस 7 स्क्वायर है। तो यहाँ से पाई अपॉन 9 कॉमन ले लेंगे हम बाहर, तो ये कॉमन ले लिया, तो ये अंदर 14 स्क्वायर बचेगा, तो 14 का स्क्वायर 196 होता है, और 7 का स्क्वायर 49, तो इससे माइनस कर लेंगे तो ये आ जाता है यहाँ पर 147 आ जाता है, ठीक है। यहाँ पर 1/9 हो गया ये, और पाई की वैल्यू लिख ली है 22/7, और इससे माइनस हो गया 147, 7 से कैंसिल हो जा रहा है, ठीक है। तो 217 टाइम ये कैंसिल हो जाएगा, नहीं 21 टाइम्स होगा ये, 3 7 2 जा 14 एंड 7 1 जा 7, ठीक है, ये हो गया कैंसिल। और फिर ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, 3 से कैंसिल होके आ जाएगा यहाँ पर 3 7 जा 21 हो गया ये। तो यहाँ पर इसको कैंसिल सही से कर लेना। अब यहाँ इसको मैं फिर से कैंसिल करके दिखा देती हूँ आपको, यहाँ पर थोड़ा गलत सा लग रहा है मुझे। 1/9 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई 147, ठीक है। तो 7 से कैंसिल हुआ, तो 7 2 जा 14, 7 1 जा हो गया। अब ये 3 से कैंसिल हो गया, 3 जा 9, 3 7 जा आ गया, ठीक है। अब ये 22 से 7 मल्टीप्लाई होगा, तो 7 2 जा 14, 7 2 जा 14, 154/3 आ गया है, ठीक है। इतना आ गया है यहाँ पर 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया है, ठीक है। तो ये हमारा इसका आंसर यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 20, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स -3, 10 एंड 6, -8 इज डिवाइडेड बाय -1, 6। तो यहाँ पर हमें रेशियो निकालना है, और एक लाइन सेगमेंट दिया हुआ है जो जॉइन है -3, 10 एंड 6, -8 से। तो यहाँ पर हम सेक्शन फॉर्मूला का यूज करेंगे, यहाँ पर M1 M2 फाइंड करेंगे। तो इसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर जो पॉइंट दिए हुए हैं वो मैंने यहाँ पर लिख लिए हैं पॉइंट, ये पॉइंट आपको दिए हुए हैं, ये पॉइंट लिख लिए। और यहाँ पर हम मान लेंगे रेशियो है M1 रेशियो M2 है, ठीक है। तो सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पर। तो सेक्शन फॉर्मूला का क्या फॉर्मूला होता है इसका, ये फॉर्मूला होता है यहाँ पर M1 X2 प्लस M2 X1, M1 प्लस M2 होता है इसका X कोऑर्डिनेट, और Y कोऑर्डिनेट के लिए यहाँ पर Y2 आ जाएगा, Y2 यहाँ पर Y1 आ जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसमें लिख लेंगे, ये X1 Y1 हो गया है, ठीक है, और ये X2 Y2 हो गया, और ये हो गया X Y हो गया है, ठीक है।
तो यहाँ पर अब वैल्यूज़ को रख देते हैं। तो x हमारा क्या है यहाँ पर -1 है, ठीक है। तो ये -1 हो गया और x2 हो गया कितना, यहाँ से 6 आ गया ये, और x1 कितना हो गया, -3 हो गया, ठीक है। तो 6m1 हो जाएगा और ये -3m2 हो जाएगा, ये हो गया। अब हम क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको, ठीक है, इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको। तो ये पूरा -1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ये पूरा, तो इसको ब्रैकेट में लिखा है यहाँ पर। तो उसके बाद ये हो जाएगा इस तरह, माइनस आ जाएगा, दोनों ही माइनस के हो जाएंगे। तो ये आ गया 6m1 -3m2 आ गया इधर। अब m1 वाले को साथ लिख लेंगे और m2 वाले को साथ लिख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे कि m1 वाले को ले आते हैं इधर, तो प्लस में बन जाएगा ये, ठीक है, माइनस का है। और m2 को ले आते हैं इधर, तो ये यहाँ m2 आ जाएगा इधर, प्लस का बन जाएगा ये 3m2। तो 3m2 से m2 माइनस होगा तो 2m2 आ जाएगा ये, और ये प्लस हो जाएंगे 7m2। तो हमें रेशियो लाना है, तो हम m1 m2 लाना है हमें, ठीक है, m1/m2, तभी हमारा रेशियो आएगा। तो क्या करें कि 7 को इधर ले जाते हैं और m2 को इधर ले आएंगे, ठीक है। तो ये आ गया ऐसे, पहले हमने ऐसे ले लिया है, m1 को यहीं रखा है, 7 को यहाँ रख लिया है, ठीक है। अब अगले इसमें हम इसको क्या कर लेंगे, m2 को भी इधर ले आएंगे राइट साइड में। तो m2 इधर है ये मल्टीप्लाई में, तो इधर आके डिवाइड में आ जाएगा। तो 2/7 आ गया रेशियो, तो रेशियो आ गया m1/m2 2/7, ठीक है। तो इसको रेशियो को लिखते समय भी आपको ध्यान में रखना है, जैसे ये 2 ऊपर है तो पहले 2 आएगा फिर 7 बाद में आएगा, ऐसा नहीं कि आपने 7/7 लिख दिया। तो इसमें ध्यान से करना है आपको, ठीक है। तो 2/7 आ गया इसका आंसर। तो ये हमारा आंसर यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 21, सॉल्व द इक्वेशन 0.2x प्लस 0.3y = 1.3 एंड 0.4x प्लस 0.5y = 2.3। तो इन्हें आपको सॉल्व करना है, यानी कि x एंड y की वैल्यू यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। तो बच्चों जैसे यहाँ पर ये डेसिमल में है, तो इसे पहले सिंपलर फॉर्म में हम लिख लेते हैं, यानी मतलब इसका डेसिमल जो है हटा देते हैं, ठीक है। तो उसको करने के लिए क्या करना होगा हमें, ऐसे यहाँ पर 1 प्लेस में है, 1 डिजिट के बाद डेसिमल है, तो आप उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ, लेफ्ट साइड और राइट साइड। तो ऐसा करने से कोई इसमें इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो इसका पॉइंट जो है हटाने के लिए हम इसको क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे लेफ्ट एंड राइट साइड में, ठीक है। तो इससे ये हट जाएगा डेसिमल पॉइंट। तो इसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर ये 10 से मल्टीप्लाई कर दिया पहले मैंने इसको, ठीक है। यहाँ 10 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ऐसे दोनों तरफ कर लिया, ब्रैकेट में लिख लिया है। तो यहाँ से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2x आ जाएगा ये, और ये प्लस 3y आ जाएगा, और यहाँ से भी हो जाएगा 13 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से 4x प्लस 5y = 23 आ जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पर लिख लिया ऐसे, ठीक है। तो अब ये इक्वेशन नंबर 1 और 2 मिल गई हमको। तो अब क्या करेंगे हम यहाँ पर, एलिमिनेशन मेथड का यूज कर सकते हैं। यहाँ पर एलिमिनेशन में क्या होगा कि इसको हम एलिमिनेट करेंगे, तो हमें क्या करना है, 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 2 जा 4 हो जाएगा, ठीक है, जिससे एलिमिनेट हो जाएगा। तो पूरी इक्वेशन को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये बन जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करा तो 4x प्लस 2 3 जा 6y और 13 2 जा 26 हो गया, ठीक है। अब इसको लिख देंगे इसके साथ, 4x प्लस 5y के साथ लिख दिया ये। तो अब यहाँ पर 4x को हम कैंसिल आउट करने के लिए क्या करना होगा, माइनस करना होगा इसको। तो माइनस करेंगे तो ये माइनस करने से साइन चेंज हो जाएंगे सबके, माइनस माइनस हो गया। अब ये कैंसिल हो जाएगा यहाँ से। तो 6 से 5 को माइनस करना है, तो y बच जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और 26 से 23 करेंगे, 3 आ गया। तो y = आ गया 3, ठीक है। y की वैल्यू अब रख देते हैं कोई भी इक्वेशन में। तो यहाँ पर मैंने रख दी है इसकी वैल्यू 1 में, ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 में। तो इक्वेशन नंबर 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3 मल्टीप्लाई 3y की वैल्यू रख दी यहाँ पर, 13 आ गया। 2x 3 3 जा 9 = 13, तो 9 इधर चले जाएगा राइट साइड में, तो ये 13 - 9 हो गया। और यहाँ से आ गया 2x, तो 13 से 9 जाएगा 4 आ जाएगा, और x आ जाएगा 4/2, तो ये आ गया 2। तो y की वैल्यू हमारी आ गई 3 और x की वैल्यू आ गई 2। तो ये हमारा यहाँ पर आंसर कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 22,
From the top of 7 meter high building, the angle of elevation of the top of a cable tower is 60 degree and angle of depression of its foot is 45 degree. Determine the height of the tower. तो यहाँ पर हमें एक बिल्डिंग दे रखी है और एक टावर दिया हुआ है, ठीक है, और बिल्डिंग के टॉप से एंगल दे रखा है टावर के टॉप का, और फुट का एंगल दे रखा है उसका। तो इसे करते हैं यहाँ पर सॉल्व, इसका फिगर बनाते हैं पहले। तो यहाँ पर हमें एक टावर दिया हुआ है, ठीक है, ये टावर बना दिया मैंने और ये बना दिया यहाँ पर बिल्डिंग, ठीक है, ए बी बिल्डिंग हो गई और सी डी टावर हो गया। तो हमें दिया है कि बिल्डिंग के टॉप से इसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 60 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है, और टावर के फुट का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो दे रखा है 45 डिग्री दे रखा है, ठीक है, इसके फुट का 45 डिग्री दे रखा है ये एंगल, और बिल्डिंग की हाइट 7 मीटर दे रखी है, ठीक है, यहाँ पर मीटर दे रखी है 7 मीटर। तो अब हमें क्या करना है, टावर की हाइट निकालनी है, ठीक है। तो यहाँ पर ये डायग्राम ऐसा इसका बन जाएगा यहाँ। तो ये वाली ई डी है, ये ए बी के इक्वल हो जाएगी यहाँ पर से, ठीक है, ये 7 मीटर हो जाएगी। तो हमें क्या करना होगा, ये वाली हाइट निकालनी होगी, और इसमें और इसको जोड़ देंगे 7 मीटर में, तो ये हाइट आ जाएगी टावर की, ठीक है। तो यहाँ पर हमें एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 डिग्री दिया हुआ था, ठीक है, तो ये वाला एंगल भी 45 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इस ट्राइंगल को ले लेंगे पहले, ठीक है, और उसके बाद इस वाले ट्राइंगल को ले लेंगे। तो इसे सॉल्व करते हैं। तो ये ट्राइंगल है, पहले हमने कौन सा ट्राइंगल लिया, ए बी डी ले लिया, ए बी डी ले लिया, ठीक है, ए बी डी लिया। तो ए बी डी में क्या होगा, ए बी डी में हमें दिया हुआ है 10 45 डिग्री कितना हो जाएगा, हाइट अपॉन बेस होता है इसका फॉर्मूला, ठीक है। तो ए बी अपॉन बी डी हो जाएगा, 7 अपॉन बी डी हो जाएगा ये, ठीक है। तो 10 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1, तो ये लिख दी 1, और ए बी 7 मीटर है तो 7 आ जाएगा यहाँ पर। तो बी डी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो बी डी आ जाएगा 7 मीटर, ठीक है। तो ये तो आ गया, बी डी आ गया हमारा 7 मीटर आ जाएगा यहाँ पर से, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, ये वाला ट्राइंगल ले लेंगे, ठीक है, यहाँ ये 7 मीटर है ये वाली डिस्टेंस, तो ये इसके इक्वल होगी ये वाली भी, तो ये भी आ जाएगी कितनी, 7 मीटर आ जाएगी, ठीक है। तो अब हम ये वाले ट्राइंगल को ले लेंगे, सी ए को ले लेंगे, ये ट्राइंगल ले लिया। तो यहाँ पर जो एंगल है वो कितना है, 60 का है, ठीक है, 60 डिग्री का है। तो यहाँ पर 10 60 डिग्री कितना हो जाएगा, सी ई अपॉन ई ए हो जाएगा, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो सी ई अपॉन ई ए हो गया है। 10 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3 होती है। तो सी ई अपॉन 7 हो जाएगा, ई ए हमारा अभी 7 आ गया यहाँ से, ई ए 7 आ गया है ये, ठीक है, ये 7 हो गया, तो यहाँ 7 लिख दिया। तो ये हो गया, सी ई आ गया 7√3, ठीक है, सी ई की वैल्यू आ गई। तो अब टावर की जो हाइट है कितनी हो जाएगी, ये वाली 7 में हम सी ई को जोड़ देंगे, ठीक है। तो टावर की हाइट हो गई सी ई प्लस ई डी हो जाएगी, सी ई प्लस ई डी हो गई। तो 7√3 प्लस 7 आ गया यहाँ पर। अब यहाँ से क्या करें, 7 को यहाँ पर कॉमन ले लेते हैं, तो कॉमन ले लिया, तो यहाँ √3 प्लस 1 आ जाएगा। तो इसकी हाइट आ गई 7√3 प्लस 1 मीटर। तो ये हमारा यहाँ पर आंसर इसका कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 22 का और वाला पार्ट है यहाँ पर। 2 poles of equal heights are standing opposite each other on either side of the road which is 80 meter wide from a point between them on road. The angle of elevation of the top of the poles are 60 degree and 30 degree respectively. Find the height of the pole and the distance of the point from the pole. तो यहाँ पर हमें दिया है कि 2 पोल खड़े हैं एक रोड के दोनों तरफ, तो इनकी यहाँ पर इक्वल हाइट है पोल्स की, और हमें दिया हुआ है 80 मीटर रोड की चौड़ाई हमें यहाँ पर दे रखी है, और रोड के बीच में एक पॉइंट है, ठीक है, उससे एंगल हमें दे रखे हैं 60 डिग्री एंड 30 डिग्री पोल्स के टॉप के। तो इसे हम पहले इसका फिगर बना लेते हैं। तो ये फिगर बना ली मैंने। यहाँ पर 2 पोल दिए हुए हैं
CD एंड AB जो इक्वल हाइट के हैं, और ये रोड है DB, और इसके बीच में एक पॉइंट इस तरीके से है कि एक पोल से इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है 60 डिग्री का बन रहा है, और दूसरे पोल का बन रहा है 30 डिग्री बन रहा है। ठीक है, तो ये पोल के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ पर दिया हुआ है। तो हम मान लेते हैं कि हमने मान लिया कि जो पहला पोल है CD पोल है, उससे इस पॉइंट की दूरी जो रोड के बीच में है x है। ठीक है, x मान लिया। तो अब DB हमें पूरी रोड की चौड़ाई हमें दे रखी है DB, ठीक है, 80 दे रखी है। तो अगर इतनी x है यहाँ तक, तो इतनी यहाँ से यहाँ तक कितनी हो जाएगी, 80 माइनस x हो जाएगी। तो यहाँ से यहाँ तक की जो रोड की चौड़ाई दे रखी है वो 80 दे रखी है, 80 मीटर दे रखी है यहाँ से यहाँ तक की, और यहाँ तक हमने मान लिया x। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक कितनी हो जाएगी, 80 माइनस x हो जाएगी। तो ये हमने डायग्राम यहाँ पर बना लिया इसका। तो अब हम ट्राइंगल ले लेंगे, एक ट्राइंगल ये वाला ले लेंगे और उसके बाद ये वाला ट्राइंगल ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये पहला वाला ट्राइंगल ले लिया, CDP ले लिया है। ठीक है, CDP ले लिया। यहाँ पर 1060 कितना हो जाएगा, CD अपॉन DP, CD अपॉन यहाँ पर हमने x मान लिया इसको। ठीक है, ये x हो गया। तो 1060 की वैल्यू कितनी होती है, √3 होती है। तो यहाँ से CD अपॉन x क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे हम इसको, यहाँ ये हो जाएगा x √3 हो जाएगा और ये CD हो जाएगा। ठीक है, तो ये CD आ गया हमारा, x √3 आ गया है। अब इसके बाद हम ले लेंगे ये वाला ट्राइंगल ABP। तो ABP में 1030 कितना हो जाएगा, AB अपॉन PB, हाइट अपॉन बेस। तो AB हो गया, और ये वाली कितनी है इसकी डिस्टेंस, 80 माइनस x है। तो यहाँ पर 1030 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/√3 आ जाएगी। ठीक है, तो ये आ गया यहाँ पर 1/√3 आ गई, और AB अपॉन 80 माइनस x हो गया। तो यहाँ क्या करा है, अब ये 80 माइनस x को ले लिया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया यहाँ पर, 80 माइनस x इधर हो जाएगा। ठीक है, और अपॉन में आ गया 3, AB हो गया ये। तो फिर ये आ जाएगा यहाँ पर। अब ये दे रखा है कि अब हमने अभी निकाला कि अभी क्वेश्चन में दिया हुआ है कि पोल्स जो हैं इक्वल हैं। ठीक है, तो हमारा पोल एक कौन सा है, एक AB है और एक CD पोल है। ठीक है, यहाँ पर ये एक AB पोल है और एक CD पोल है, तो ये इक्वल है। इसकी लेंथ आपको दे रखी है क्वेश्चन में। ठीक है, ये गिवन है हमारा। ठीक है, गिवन दिया हुआ है। तो अब हमारी जो AB और CD की वैल्यू अभी आई है उनको इक्वल कर लेंगे। ठीक है, तो हमारी जो CD की वैल्यू कितनी आई थी, CD की वैल्यू आई थी x √3 आई थी यहाँ पर। ठीक है, ये आई थी, और AB की आ गई है 80 माइनस x अपॉन √3। तो इसको इक्वल में लिख लेंगे, इसको यहाँ पर ऐसे हो जाएगा ये। अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे जब इसको √3 और √3 है ये, तो ये 3 हो जाएगा, यानी यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3x आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 3x आ गया है। ठीक है, 80 माइनस x इक्वल टू x मल्टीप्लाई 3 हो गया यहाँ पर। 3x को इधर ले जा लेते हैं राइट साइड में, तो ये प्लस का बन जाएगा 4x। तो 4x हो गया 80 के बराबर। ठीक है, तो x से कितना हो जाएगा, 80 अपॉन 4। तो इसको डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, x इक्वल टू 20 हो जाएगा। ठीक, तो x की वैल्यू हमारी 20 आ गई है। तो हाइट ऑफ पोल कितनी हो गई, हाइट ऑफ पोल क्या है, AB और CD जो हमने अभी निकाले थे। तो हाइट ऑफ पोल हमारी AB और CD, ये पोल की हाइट है CD, x √3। तो x की वैल्यू हमारी आ गई है, कितनी आ गई है, 20। तो 20 √3 हो जाएगा। ठीक है, आप इसको CD में हमने निकाला इसमें भी रख सकते हो, और आप इसको AB वाले में भी रख सकते हो। ठीक है, AB भी हाइट है, पोल की हाइट है, यहाँ पर AB है। तो हमारे लिए CD में रखना आसान होगा, क्योंकि x √3 में ही रखना पड़ेगा बस। ठीक है, तो दोनों से इक्वल आएगा इसका आंसर। तो यहाँ पर आ गया हमारी पोल की जो हाइट आ गई है 20 √3 आ गई है। ठीक है, अब हमें ये भी निकालना है कि जो बीच में जो पॉइंट है वो पॉइंट कितनी डिस्टेंस में है पोल से। ठीक है, रोड के बीच में जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है, ठीक, ये पॉइंट कितनी डिस्टेंस में है। तो हमें ये x भी निकालना है और 80 माइनस x भी निकालना है। तो x की वैल्यू आपकी 20 आ गई। तो
तो एक पोल की डिस्टेंस तो 20 आ जाएगी यहाँ से, और दूसरे की कितनी आ जाएगी, 80 में से 20 को माइनस कर देंगे तो 60 आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है डिस्टेंस फ्रॉम पोल x एंड 80 माइनस एक्स, तो एक की तो 20 आ गई 20 मीटर, और दूसरे की कितनी आ जाएगी 60 मीटर आ जाएगी। तो ये हमारा इसका आंसर यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 23, अ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्किल, प्रूव दैट AB प्लस CD इक्वल टू AD प्लस BC। तो यहाँ पर हमें इसका फिगर दिया हुआ है, और इसमें ये दिया है कि एक क्वाड्रिलेटरल के अंदर एक सर्किल बना हुआ है। ठीक है, तो ये सर्किल इसको क्या कर रहा है, टच कर रहा है, PQRS पॉइंट में यहाँ पर टच कर रहा है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि ये ए पॉइंट से यहाँ पर क्या कर रहा है, ए पॉइंट जो है एक्सटर्नल पॉइंट है इसका। ठीक है, यहाँ से टेंजेंट डाली है APAS, और ये एक्सटर्नल पॉइंट है B, तो यहाँ पर भी टेंजेंट हो गई है, और ये यहाँ से ये C पॉइंट भी एक्सटर्नल है, D पॉइंट भी एक्सटर्नल है, तो यहाँ से टेंजेंट डाली गई है। ठीक है, तो इसे सॉल्व करते हैं। तो ये सर्किल है यहाँ पर, तो हमें पता है कि जब हमारा एक्सटर्नल पॉइंट होता है तो एक्सटर्नल पॉइंट से सर्किल पर डाली गई जो टेंजेंट होती है उनकी लेंथ आपस में इक्वल होती है। ये आपने थ्योरम भी पढ़ी है, और इसका मैंने सर्किल वाली वीडियो में मैंने इसे एक्सप्लेन पूरी तरीके से करा है, तो आप उसमें भी आप इसको देख सकते हो। तो यहाँ ये टेंजेंट हो गई DR और DS। ठीक है, ये भी टेंजेंट हो गई यहाँ पर APAS, तो ये इक्वल होंगी। तो यहाँ पर पहले मैंने लिख लिया AP इक्वल टू AS। ठीक है, AP इक्वल टू AS, और B से जो टेंजेंट डली है BQ एंड BP, ये भी इक्वल हो गई यहाँ पर, और C से हो गई CQ CR, और D से हो गई DR DS हो गई। अब हम क्या करेंगे, इन सबको ऐड कर देंगे, लेफ्ट साइड को साथ में जोड़ेंगे, राइट साइड को साथ में जोड़ेंगे। तो यहाँ पर ये जोड़ लिया इधर। ठीक है, तो अब हमने क्या करा, इसको AP और BP को साथ में रख लिया है। तो हमें यहाँ पर प्रूफ करना है, आपको यहाँ पर ये प्रूफ करना है AB प्लस CD करना है और AD प्लस BC करना है। ठीक है, तो इसको साथ में रखने से क्या होगा, AP प्लस BP कितना बन जाएगा, AP और BP, तो ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे, AB बनाएंगे। ठीक है, तो ये AB बन गए यहाँ पर, और CD और DR, CD और CR और DR, ये CD और DR। ठीक है, ये तो CD बन जाएगा यहाँ पर, और AS एंड DS यहाँ से इसको और इसको साथ ले लिया है, और इसको साथ में ले लिया है। ठीक है, तो ये AS और DS, AS एंड DS, तो ये दोनों मिलकर AD, BQ CQ, BQ और CQ ये दोनों मिलकर BC। ठीक है, तो AB प्लस CD इक्वल टू आ गया AD प्लस BC आ गया है। तो ये हो गया हमारा आंसर, यहाँ पर कंप्लीट हो गया, ये हमने प्रूव कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 24, द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, इफ द हाइपोटेनस इज 13 सेंटीमीटर, फाइंड द अदर टू साइड। तो यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है, एक राइट ट्राइंगल समकोण त्रिभुज दिया हुआ है, और जिसमें हमें दिया है कि उसका जो एल्टीट्यूड है उसके बेस से 7 कम है। तो यहाँ पर अभी लाइट चली गई थी, तो इस क्वेश्चन को मैं दोबारा से पढ़ लेती हूँ। द एल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, इफ द हाइपोटेनस इज 13 सेंटीमीटर, फाइंड द अदर टू साइड्स। तो यहाँ पर बच्चों हमें क्या दिया है, एक राइट ट्राइंगल दिया हुआ है, जिसमें क्या दिया है कि उसका जो एल्टीट्यूड है, उसकी जो ऊंचाई है वो उसके बेस से 7 सेंटीमीटर कम है। तो यहाँ पर हमें उसकी दोनों साइड को निकालना है। तो यहाँ हम मान लेंगे कि बेस उसका x है, और बेस x है, तो यहाँ पर दे रखा कि एल्टीट्यूड बेस से 7 कम है। तो हम क्या करेंगे, x में से 7 को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो इसे सॉल्व करते हैं। तो ये फिगर यहाँ पर बना लिया है, राइट एंगल ट्राइंगल है ये। तो यहाँ पर हमें दिया है कि जो इसका बेस है, बेस इसका x मान लिया हमने। ठीक है, और इसकी ऊंचाई बेस से 7 कम है। ठीक है, तो ये माइनस कर लिया x माइनस 7, और ये यहाँ पर हमें इसका 13 सेंटीमीटर इसका हाइपोटेनस दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। ठीक है, तो पहले मैंने यहाँ पर लिख दिया, लेट द बेस ऑफ ट्राइंगल x,
तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एल्टीट्यूड x -7 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हाइपोटेनस 13 सेंटीमीटर है और ये इसका बेस हो गया और ये होगी इसकी हाइट। पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं इसमें। हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ गया यहाँ पर 13 स्क्वायर इक्वल टू x -7 का होल स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर 169 हो जाएगा और इसको हम a - b होल स्क्वायर की आइडेंटिटी से खोल लेंगे। तो a - b होल स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होती है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो a स्क्वायर हो गया x स्क्वायर, b स्क्वायर हो गया 79 माइनस 2ab, 2 × 7 × x 14x हो जाएगा और ये प्लस x स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से ये x स्क्वायर 2x हो जाएगा। यहाँ पर ये हो गया 2x स्क्वायर और ये माइनस 14x और 49 को इधर ले जाएंगे यहाँ। तो 169 में से 49 माइनस होगा तो आ जाएगा 120। ये 2x स्क्वायर माइनस 14 हो गया। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो 2 से डिवाइड हो जाते हैं सभी। तो 2 1 जा 2, यहाँ से x स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ से आ जाएगा 2 7 जा 14 हो जाएगा और ये 120 भी यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा। तो ये आ जाएगा यहाँ पर 160 आना चाहिए यहाँ पर। तो कितना होगा यहाँ पर ये? तो यहाँ पर 2 से डिवाइड करने पर ये x स्क्वायर हो जाएगा। 2 7 जा 14x हो गया यहाँ पर और यहाँ 2 से डिवाइड होकर 60 आ जाएगा। ये 2 6 जा 12 एंड 0 हो गया। तो अब ये हम इसको इधर ले आएंगे, x स्क्वायर माइनस 7x 60 को यहाँ लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। तो ये इस तरीके से आ जाएगी। यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है यहाँ पर ये। ठीक है, तो अब हमें क्या करना होगा, इसका फैक्टराइजेशन करना होगा। ठीक है, तो फैक्टराइजेशन करने का क्या तरीका होता है इसका? इसमें जो फर्स्ट वाला टर्म है इसका कोफिशिएंट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, उसका जो प्रोडक्ट आता है तो उसको कुछ इस तरीके से एडजस्ट करना होता है कि बीच वाला टर्म बन जाए। ठीक है, तो ये आपने सीखा होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे पहले, तो ये पहला वाला जो इसका कोफिशिएंट 1 है और लास्ट वाला जो है टर्म 60 है, तो उसको मल्टीप्लाई करके आ गया 60। तो 60 के फैक्टर कर दिए यहाँ पर। 60 के फैक्टर इस तरीके से करना है कि यहाँ पर जो है ये आ जाए -7x आ जाए। ठीक है, तो 60 के फैक्टर जब हम करेंगे तो ये इस तरीके से होगा। तो यहाँ पर 12 एंड 5 आ जा रहा है। ठीक है, 12 5 जा 60। तो हमें लाना है -7 लाना है। तो ये कैसे आएगा? -12 + 5 करेंगे तो ये आ जाएगा -7 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम -7x की जगह पर क्या लिख सकते हैं? -7x की जगह पर लिख सकते हैं -12x एंड प्लस 5xx लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये इसको ऐसे लिख लिया यहाँ पर। तो यहाँ पर 4 टर्म हो गए। यहाँ से ये पेयर हो गया, एक दूसरा पेयर ये हो गया। यहाँ से x कॉमन ले लेंगे। तो x कॉमन लेंगे तो यहाँ x -12 बच जाएगा। x की पावर 1 कम हो गई यहाँ पर और यहाँ से 5 कॉमन ले लिया तो ये आ जाएगा x -12। 5 इसको डिवाइड करेंगे इसे 12 आ जाता है। तो यहाँ x -12 आ जाएगा आप कॉमन और यहाँ बच जाएगा x, यहाँ बच जाएगा 5। तो x -12 x + 5 = 0 हो गया है। तो एक बार हमने लिया x -12 हम लेंगे तो ये हो जाएगा x = 12 आ जाएगा और दूसरी बार हमने ले लिया x + 5 = 0 तो ये हो जाएगा -5 हो जाएगा। इधर जाके माइनस हो जाएगा ये। तो हम जो लेंथ है वो माइनस में नहीं लेते हैं। ठीक है, माइनस में नहीं होती है लेंथ। तो पॉजिटिव वाला हम लेंगे, 12 वाला लेंगे x = 12। तो हमने जो बेस माना था वो क्या माना था? ट्राइंगल का x माना था। तो ये हमारा आ गया है 12 आ गया है। ठीक है, तो 12 सेंटीमीटर आ जाएगा ये। ठीक है, तो ये 12 सेंटीमीटर आ गया इसका बेस। और यहाँ से हम इसका एल्टीट्यूड x -7 फाइंड कर लेंगे। तो x -7 कितना हो जाएगा? x आपका 12 हो गया है। ठीक है, x आपका 12 है और x -7 कितना आ जाएगा? ये आ गया यहाँ पर 12 - 7 x -7 तो 5 सेंटीमीटर आ गया। तो बेस आ गया 12 सेंटीमीटर और एल्टीट्यूड आ गया 5 सेंटीमीटर। तो ये इसका आंसर यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 24 का और वाला पार्ट है। फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x² - 4√3x + 4 = 0 इफ़ द रियल रूट्स एग्जिस्ट फाइंड देम। तो यहाँ पर हमें
एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है, तो इसके रूट्स का हमें नेचर फाइंड आउट करना है और हमें ये भी बताना है कि अगर उसके रूट एग्जिट करते हैं तो उनको हमें फाइंड भी करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम रूट का नेचर फाइंड करने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, यहाँ पर हम इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं। ठीक है, यानी कि b² - 4ac, तो उसकी अगर वैल्यू 0 होती है तो इक्वल होते हैं। ठीक है, और अगर वो पॉजिटिव में होता है तो रियल एंड डिस्टिंक्ट होते हैं, और अगर वो नेगेटिव होता है तो उसके रूट एग्जिट नहीं करते हैं। तो ठीक है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे b² - 4ac। तो डिस्क्रिमिनेंट निकालने के लिए हमें ABC की ज़रूरत होगी, तो यहाँ पर A कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और B कितना हो जाएगा, -4√3 हो जाएगा, और C कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमारा b² - 4ac कितना हो गया, -4√3 का होल स्क्वायर -4 × A 3 है और C 4 है। तो इसका जब स्क्वायर होगा तो ये 16 हो जाएगा 4 का, और √3 का स्क्वायर होगा तो ये रूट का साइन हट जाएगा और 3 आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 16 × 3, और ये मल्टीप्लाई होके आ जाएंगे 48, और यहाँ भी ये मल्टीप्लाई होके आ गया 48 - 48 = 0। तो ये कंडीशन आ गई है b² - 4ac = 0 आ गई है। तो इस कंडीशन में रूट्स कैसे होते हैं, इक्वल एंड रियल होते हैं। ठीक है, तो ये हम लिख दिया है यहाँ पर, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। ठीक है, तो अब यहाँ इसके रूट एग्जिट कर रहे हैं। ठीक है, तो हम इसे फाइंड भी करेंगे। तो यहाँ पर फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें क्वाड्रेटिक फार्मूला से फाइंड कर देते हैं इसको। ठीक है, जैसे कि पहले क्वेश्चन में हम पहला और लास्ट को मल्टीप्लाई करके करते थे उसका फैक्टराइजेशन, लेकिन यहाँ पर √3 का है तो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ज़्यादा आसानी होगी फैक्टर फाइंड करने में। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा देते हैं यहाँ पर। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, x = -b ± √b² - 4ac/2a। तो यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट है, तो ये हमारा 0 आ गया है यहाँ। ठीक है, तो ये आ गया हमारा b की जगह पर वैल्यू हमने इसकी पुट कर दी, और ये 0 है, ये वैल्यू यहाँ पर रख दी a की, तो ये प्लस में हो जाएगा 4√3, और ये 2 × 3 हो गया, यहाँ से 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा 2 टाइम, तो 2√3/3 आ गया। तो x की वैल्यू आ गई है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स होते हैं, 2 रूट होते हैं, एक बार इसको प्लस में लिया जाता है, एक माइनस में लिया जाता है। तो हम इसको, हमारे रूट कैसे होंगे, यहाँ पर हमारे रूट इक्वल हैं। ठीक है, इक्वल रूट है यहाँ पर। ठीक है, तो हमारे 2 रूट आ जाएंगे इसके, रूट्स आर 2√3/3 एंड 2√3, तो रूट्स आर 2√3/3 एंड 2√3/3। तो ये रूट इसके रियल हैं और इक्वल हैं, जैसा कि हमने यहाँ पर अभी इसका नेचर फाइंड करा है। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पर आंसर कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 25, फाइंड द मीडियन फॉर द फॉलोइंग डाटा। तो यहाँ पर हमें एक डाटा दिया हुआ है जिसका हमें मीडियन, माध्यक हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो ये क्लास इंटरवल दिया है और यहाँ पर फ्रीक्वेंसी दी हुई है। ठीक है, तो मीडियन के लिए फॉर्मूला आपने सीखा होगा। ठीक है, तो उस फॉर्मूले का यूज़ करके हम यहाँ पर इसका मीडियन निकालेंगे। तो मीडियन निकालने के लिए हमें पहले क्या करना पड़ता है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ती है। ठीक है, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को निकालेंगे हम यहाँ पर पहले, और फिर उसके बाद फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पर ये लिख दिया है मैंने, क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसी और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं, तो पहला 4 आ जाएगा, फिर 4 में 12 ऐड होगा 16, 16 में 14 30, 13 में 16 46, 46 में 20 66 हो गया, और ये ऐड हो जाएगा 82, इसमें ऐड हो गया 92, 92 से 8 हो गया 100। ठीक है, और इसका टोटल करेंगे तो 100। ये दोनों जो लास्ट वाला नंबर है और ये दोनों एक जैसे आने चाहिए। ठीक है, नहीं तो ये कहीं पर गलत हुआ होगा, तो ये आप चेक कर लेना। ठीक है, तो अब हम इसके बाद हमें फॉर्मूला क्या लगाना है, इसमें हमें फॉर्मूला लगाना है, ये वाला फॉर्मूला लगाना है, L + n/2 - CF/F × H। ठीक है, तो इसके लिए पहले हम क्या करेंगे, n/2 निकालेंगे। ठीक है, n/2 निकाला हमने, n/2 कितना हो गया, 50 हो गया। ठीक है, तो 50 करने से क्या करें, इसके बाद क्या करेंगे, मीडियन क्लास निकालेंगे। ठीक है, मीडियन क्लास, तो मीडियन क्लास क्या है इसमें, सबसे पहले मीडियन क्लास 50, तो 50 किसके अंदर आएगा हम यहाँ देखते हैं, तो 46 से बड़ा है 56, तो 66, तो ये वाली जो है ये मीडियन क्लास हो जाएगी। ठीक है, ये वाली
मीडियन क्लास हो जाएगी। तो यहाँ पर इसकी लोअर लिमिट 60 हो जाएगी, इसकी लोअर लिमिट एल यहाँ पर 60 हो जाएगा, ठीक है, एल 60 हो जाएगा। और इसका क्लास साइज एच कितना हो जाएगा, 70 से 60 जाएगा तो 10 हो गया, ये 10 आ जाएगा। और इसकी फ्रीक्वेंसी क्या आ जाएगी, ये 20 फ्रीक्वेंसी आ गई। और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को हम क्या लेते हैं कि इससे पहले वाली फ्रीक्वेंसी को लेते हैं 46, जो हमारी क्लास मीडियन क्लास की आई है उससे पहले वाली, ठीक है, ये 46 आ गई, ठीक। ये वैल्यूज हमने यहाँ पर रख दी है। तो अब मीडियन कैसे होगा, तो यहाँ पर एल की जगह पर आ गया 60, n/2 50 है, ये लिख दिया है। और ये 46 हो गया क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, एफ आ गया 20 और मल्टीप्लाई एच 10, ठीक है। तो पहले हम इसको सॉल्व कर लेंगे, इसको ऐसे ही रहने देंगे अभी। तो यहाँ से 10 से 20 टाइम 20 डिवाइड होगा 2 टाइम, और ये माइनस हो गया, होके आ गया 4, तो 4/2, 2 2 जा 4, तो 60 में 2 ऐड हो गया 62। तो इसका मीडियन आ गया आपका 62। तो ये हमारा यहाँ पर आंसर कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 26, prove that if a line drawn parallel to one side of a triangle to intersect the other two sides in distinct point, the other two sides are divided in the same ratio। तो यहाँ पर क्या है कि एक ट्राइंगल है और ट्राइंगल के एक साइड के पैरेलल में एक लाइन खींची गई है, और यहाँ पर हमें ये प्रूफ करना है कि द अदर साइड आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। तो ये यहाँ पर एक थेल्स थ्योरम है जो आपने पढ़ी होगी। तो हमें यहाँ पर ये प्रूफ करना है कि एक ट्राइंगल है जैसे कि, ठीक है, और इसमें एक लाइन वन साइड के पैरेलल एक लाइन डाली गई है, और जो ये लाइन इस ए बी साइड को AD/DB और AC को AE/EC में सेम रेशियो में डिवाइड करेगी, ठीक है। तो ये है यहाँ पर हमें ये प्रूफ करना है, यहाँ पर AD/DB = AE/EC, ठीक है। तो इस क्वेश्चन इसको आप ठीक से पढ़ लेना आप इसको। तो यहाँ पर हमें थेल्स थ्योरम, जिसे कि बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम भी कहा जाता है, तो उसको हमें यहाँ पर प्रूफ करना है, ठीक है। तो इसे देखते हैं। तो यहाँ इसमें हम क्या करेंगे, इसको प्रूफ करने के लिए, इसको हमें प्रूफ करने के लिए क्या करना होता है कि यहाँ पर हम ये जो है परपेंडिकुलर खींच लेते हैं, इनको ज्वाइन कर लेते हैं। यहाँ से परपेंडिकुलर ई से भी खींच लेंगे, डी से भी यहाँ पर परपेंडिकुलर खींच लेंगे, और इसको ज्वाइन कर लेंगे, और ये वाली लाइन को जो बी और ई को ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। और उसके बाद क्या करना होता है, हमें इस ट्राइंगल का और इस ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे, ठीक है, और उसको रेशियो में रखेंगे। और इसके बाद इस ट्राइंगल का एरिया और इस वाले ट्राइंगल का एरिया, ठीक है, ये फाइंड करेंगे और उसको भी रेशियो में रख देंगे। तो पहले क्या करना है, हमें ये वाले ट्राइंगल का एरिया और इस वाले ट्राइंगल का एरिया निकालना है, और उसके बाद ये वाले ट्राइंगल का इस एरिया इसके साथ निकालना है, ठीक है, इसका एरिया निकालना है, तो इसका रेशियो रखना है। और फिर दूसरा हमें काम क्या करना है कि हमें ये वाला जो ट्राइंगल है इसका एरिया निकालना है और इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है। तो ये जो है सेम बेस में बने हुए हैं और सेम पैरेलल लाइन के बीच बने हैं, तो ये जो दो ट्राइंगल हैं इनका एरिया इक्वल होता है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो यहाँ पर मैंने इसे करा हुआ है। तो ये यहाँ पर काफ़ी लंबा यहाँ पर हो जाता है, वीडियो काफ़ी लंबी बन जाती, तो इसका मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है थेल्स थ्योरम का, तो उसमें आप इसको देख सकते हो। तो उसमें मैंने इसको ठीक से एक्सप्लेन करा है अच्छे से, तो आप उसमें से इसको कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने ये कर लिया, इसका एरिया निकाला, और फिर उसके बाद इसका एरिया निकाला है, यहाँ पर ये एरिया निकाला है, ठीक है। ट्राइंगल ADE का निकाला एरिया, और उसके बाद ये एरिया निकाला है, फिर इसका रेशियो निकाला है यहाँ पर, और फिर ये दो ट्राइंगल का एरिया इक्वल है, और फिर ये तीनों इक्वल कंडीशन हमें यहाँ पर मिल जाएंगी, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड वाली कंडीशन। तो इनसे हमारा ये आ जाएगा AD/BT = AE/AC। तो इसको देखने के लिए आप जो है थेल्स थ्योरम वाली वीडियो में आप इसको देख सकते हो। तो अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27,
A vessel is in the form of an inverted cone. Its height is 8 centimeter and the radius of its top, which is open, is 5 centimeter. It is filled with water up to the brim. When lead salts, each of which is a sphere of radius 0.5 centimeter, are dropped into the vessel, 1/4 of the water flow out. Find the number of lead salts dropped in the vessel. तो यहाँ पर एक बर्तन है, ठीक है, तो वो एक जैसे कि एक उल्टा कोन होता है उस तरीके से है, ठीक है। तो वहाँ उसकी हाइट और रेडियस उसका दे रखा है। तो इसमें छोटी छोटी गोलियां डाली जाती हैं जो स्फेयर के शेप में हैं, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर कुछ कंडीशन दे रखी हैं कि जब हम उसमें गोलियां स्फेयर शेप की जो है उनको डालते हैं तो उससे पानी जो है बाहर आता है। तो जो पानी है वो आता है जितनी गोलियां डाली गई हैं, जब जितनी गोलियां हम डालेंगे तो जब 1/4 वाटर जो है पानी बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो इसे समझते हैं। तो यहाँ पर ये है एक कोन जो उल्टा रखा है और इसमें ये गोलियां डाली गई हैं, ठीक है। तो ये हाइट दे रखी है, इसकी वेजल की रेडियस भी दे रखा है और जो लेड सॉल्ट है, जो छोटे छोटे यहाँ पर गोलियां डाली गई हैं उनका भी यहाँ पर रेडियस दिया हुआ है 0.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमें बताना है कि कितनी इसमें लेड सॉल्ट गोलियां कितनी डाली गई होंगी, ठीक है, जिससे कि इसका 1/4 वाटर पानी जो है बाहर निकल गया है, ठीक है। तो इसमें हमें क्या करना होगा, हमने मान लिया कि लेट द नंबर ऑफ लेड सॉल्ट n मान लिया यहाँ पर, ठीक है। तो जो हमारा लेड सॉल्ट है वो कैसे शेप का है, स्फेयर शेप का है, ठीक है। तो उसका वॉल्यूम निकाल लिया हमने, वॉल्यूम ऑफ 1 लेड सॉल्ट 4/3 पाई r³ हो गया है। तो यहाँ ये वैल्यू इसको रख देंगे तो ये आ जाएगा यहाँ पर 0.125 आ जाएगा। 3 टाइम्स इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 0.500/3 पाई और 0.5/3 पाई आ गया, ठीक है। तो 0.5/3 लिख लेंगे इसको। तो अब हम निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ n लेड सॉल्ट, ठीक है। एक लेड सॉल्ट का तो इतना हो गया, और तो n जैसे कि 2 का होता तो 2 से मल्टीप्लाई करते, 3 का होता तो 3 से मल्टीप्लाई करते। तो n हमें पता नहीं है कि कितनी गोलियां उसमें डाली गई हैं, तो उसका वॉल्यूम हो जाएगा n मल्टीप्लाई 0.5/3 पाई हो जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें ये बताया गया है क्वेश्चन में कि हम जब इतनी n लेड सॉल्ट डालते हैं तो जो वेजल है इसमें से पानी बाहर आता है। तो पानी बाहर कितना आता है, जितना इसका वॉल्यूम है उसका 1/4 पार्ट, ठीक है। तो इसका मतलब हमें क्या करना होगा, कोन का वॉल्यूम निकालना होगा, ठीक है, और उसका 1/4 करना होगा, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ कोन हम इसका निकाल लेंगे, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ जो कोन शेप का है वेजल, तो जितनी हमने गोलियां डाली हैं, n गोलियां डालने से उसका 1/4 वाटर बाहर आ रहा है। तो हमने ये कंडीशन यहाँ पर आ जाएगी, यहाँ पर अकॉर्डिंग टू कंडीशन वॉल्यूम ऑफ n लेड सॉल्ट इक्वल टू 1/4 वॉल्यूम ऑफ वेजल। तो इतना पानी बह रहा है उसमें। अब यहाँ पर हम वेजल यानी कि कोन का जो है वॉल्यूम वो यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/3 पाई r²h, ठीक है। 1/4 इधर ये आ गया। और n लेड सॉल्ट का जो वॉल्यूम है ये हमने निकाला है यहाँ पर, ये इसके इक्वल हो जाएगा। तो अब क्या होगा कि यहाँ दोनों तरफ पाई है तो ये कैंसिल हो गया यहाँ पर, ठीक है। ये कैंसिल हो जाएगा यहाँ इधर, और क्या कैंसिल होगा इसमें, ये 4 से 8 भी कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर, 4 से 8 कैंसिल हो गया, ठीक है। और यहाँ 3 है दोनों तरफ, ये भी कैंसिल हो गया। तो हमारे पास क्या बच गया है, यहाँ 0.5 n बच गया है, ठीक है। तो 0.5 n बचा यहाँ से, और यहाँ से बच गया है 25 और 25 2 जा 50 हो गया, ठीक है। तो ये आ गया 0.5 n इक्वल टू 50, तो n हो जाएगा 50/0.5, ठीक है। तो यहाँ ये 0.5 है तो एक 0 ऊपर बढ़ा देंगे, 500 हो गया, और ये डिवाइड होके 100 आ गया। तो नंबर ऑफ लेड सॉल्ट कितनी आ गई, 100 आ गई, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों हमें क्या करना है कि हम कोन का वॉल्यूम निकालना है, ठीक है। और स्फेयर जो ये स्फेयर शेप की जो गोलियां डाली गई हैं इनका वॉल्यूम निकालना है, ठीक है। कितनी गोलियां डाली गई हैं तो हम मान लेंगे n गोलियां हो गई, तो n गोलियों का कितना वॉल्यूम हो गया वो हमने फाइंड कर लिया, ठीक है। अब हमें ये बताया गया है कि इसमें से जो पानी निकला है वो पानी
इसका जो कोन का वॉल्यूम है उसका 1/4 वाटर निकला है, ठीक है। तो हम इसका अभी 1/4 निकाल लेंगे इसके वॉल्यूम का, तो वो इक्वल हो जाएगा इन सारी लेट्स के वॉल्यूम, लेट सॉल्ट के वॉल्यूम के बराबर, ठीक है। तो इस तरीके से आंसर हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 का और वाला पार्ट है यहाँ पर। फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट इज 2.4 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 1.4 सेंटीमीटर, अ कोनिकल कैविटी ऑफ द सेम हाइट एंड सेम डायमीटर इज होलोड आउट, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या दिया है हमें, यहाँ पर हमें दिया है एक सिलेंडर है जो सॉलिड है, ठीक है, यानी वो जैसे कि आप पूरा भरा हुआ है, जैसे लकड़ी का है वो, ठीक है, वुडन सिलेंडर है। तो उसमें से क्या करा है, एक कोन निकाला गया है, एक गड्ढा बनाया गया है कोन के शेप का, ठीक है। तो आपको रिमेनिंग जो पार्ट बच जा रहा है तो उसका आपको सरफेस एरिया यहाँ पर फाइंड करना है, ठीक है। तो इसका पहले हम फिगर बना लेते हैं। तो ये फिगर मैंने यहाँ पर बना दिया है। तो यहाँ पर ये एक सिलेंडर है, ठीक है। तो यहाँ से कोनिकल शेप का कैविटी की गई है, कोनिकल शेप की कैविटी, यानी कि कोन के आकार का गड्ढा यहाँ पर बनाया गया है। और आपको बाकी जो बच गया है पार्ट उसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है, ठीक है। तो इसके लिए बच्चों आपको एक इमेजिनेशन करना पड़ेगा कि हमें कहाँ कहाँ पर, जैसे कि पेंट कहाँ कहाँ पर करेंगे। अगर हमने एक लकड़ी का एक सिलेंडर लिया, ठीक है, सिलेंडर नुमा शेप लिया और उसमें से एक कैविटी निकाल दी, तो अब हमें पेंट करना है, तो कहाँ कहाँ पर हम पेंट करेंगे, ठीक है। तो एक तो हम क्या करेंगे, जो हमारा जो सिलेंडर शेप का है उसको क्या करेंगे, उसके चारों तरफ करेंगे पेंट, ठीक है, चारों तरफ कर देंगे सिलेंडर के, यानी कि कर्व सरफेस एरिया में करेंगे। और कहाँ करेंगे, इसके नीचे वाला जो पार्ट होगा सर्कुलर वहाँ पर करेंगे। और ऊपर तो खाली हो गया है, यहाँ से निकाल दिया है, तो यहाँ तो नहीं करना है हमको, ठीक है। और कहाँ करेंगे हम, जो हमारा ये कैविटी बन गई, गड्ढा बन गया, कैसा बन गया है, कोन शेप का बना है, तो उसकी दीवारों में इनर वाली जो दीवारें हैं उसमें भी करेंगे। तो उसका क्या आएगा, यहाँ पर कर्व सरफेस एरिया आएगा। और ये वाला सरफेस एरिया तो उसमें भी नहीं आएगा, यहाँ पर खाली हो चुका है। तो तीन हमारे यहाँ पर आएंगे एरियाज। तो कौन कौन से एरियाज आएंगे, तो यहाँ पर आएंगे एरियाज, ये हो गया आपका टोटल सरफेस एरिया और रिमेनिंग सॉलिड, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ठीक है, सिलेंडर के चारों तरफ का, एंड वन सर्कुलर एरिया ऑफ सिलेंडर, ये वाला एरिया, एक तो कर्व हो गया ये वाला, ठीक है, घुमा होगा, और एक ये वाला एरिया हो गया, और कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, ठीक है, इसका आ गया कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। तो ये हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना होगा, ठीक है। तो और उसके बाद उसको हम जोड़ देंगे। तो इसको एक एक करके हम करते हैं कैलकुलेट। तो ये आ गया कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2πRh। तो यहाँ पर हमें R और H दिया हुआ है, ठीक है। R और R हमारा यहाँ पर है 1.4 को 2 से डिवाइड कर देंगे, डायमीटर दिया हुआ था तो 0.7 हो गया, और हाइट दे रखी 2.4। तो यहाँ पर हमने ये वैल्यूज को रख दिया है। तो ये 7 से कैंसिल हो जाएगा, 0.110, और यहाँ फिर ये 2 से मल्टीप्लाई हो गया, 44 आ गया, और ये लिख दिया यहाँ पर। तो इन सब को मल्टीप्लाई करके ये आ जाता है 10.56 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब सर्कुलर एरिया का भी निकालना है हमें, अब इस एरिया का भी निकालना है हमें, ठीक है। तो सर्कुलर एरिया का फॉर्मूला πr² होता है, सर्किल का एरिया 22/7 हो गया है। तो ये वैल्यू जहाँ पर रख दी कैंसिल हो जाएगा, तो इन सबको मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 1.54 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब कर्व सरफेस एरिया कोन ये होता है πRL होता है, ठीक है। तो हमें R तो दिया हुआ है, L हमें नहीं दिया है, ठीक है। तो स्लैंट हाइट हमें नहीं दे रखी है, तिरछी लंबाई, तो इसे हमें निकालना पड़ेगा पहले। तो यहाँ पर हमें ये दिया हुआ था R और H, तो ये H है इसका, और ये इसका रेडियस, और ये स्लैंट हाइट। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। यहाँ पर राइट एंगल बनता है ये, ठीक है। तो ये हाइपोटेनस का स्क्वायर 2.4 का स्क्वायर, और ये 0.7 स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पर। तो ये आ जाएगा 2.4 का स्क्वायर 5.76, और इसका स्क्वायर हो गया 0.49, दोनों को ऐड करेंगे 6.25, तो इसका स्क्वायर रूट आ जाता है 2.5 सेंटीमीटर। तो L हमारा 2.5 सेंटीमीटर आ गया है, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पर क्या करना था,
कोन का कर्व सरफेस एरिया निकालना था। तो यहाँ पर हमने वैल्यू को रख दिया, ठीक है। तो यहाँ ये कैंसिल आउट हो गया, 0.1 टाइम इससे मल्टीप्लाई होगा 2.2 और ये 2.5, तो सब उनको मल्टीप्लाई करके आ गया 5.50 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो अब टोटल सरफेस एरिया और रिमेनिंग सॉलिड, ठीक है, रिमेनिंग सॉलिड का क्या हो जाएगा, ये तीनों को हम ऐड कर देंगे, ठीक है। तो तीनों को यहाँ पर ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 10.56 आया हमारा ये वाला, ठीक है। और ये आया है हमारा 1.54 आ गया अगला, और इसके बाद हमारा आया 5.50, तो तीनों को ऐड करके आ गया 17.60, ठीक है। तो यहाँ पर हमें नियरेस्ट हमें फाइंड करना है, तो नियरेस्ट यहाँ पर हो जाएगा 18 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो ये हमारा लास्ट वाला क्वेश्चन था, तो इसका हमने यहाँ पर आंसर कंप्लीट हो गया हमारा ये। तो पूरे क्वेश्चन हमने यहाँ पर सॉल्व कर लिए हैं। ओके, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।